सो हाय गाइस। अपने पिछली वीडियोस में हमने एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट 1 शुरू किया था। तो इस वीडियो में हम उसी से ही शुरू कंटिन्यू करेंगे। अब पिछली वीडियोस में हमने एक डेंटल फार्मूला देखा था जो एडल्ट्स के लिए था 2123। अब वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? 2123 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है अपने चार टाइप्स ऑफ टीथ, दो इंसाइजर्स, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर्स और तीन अपने मोलर्स। इसमें देख भी सकते हो आप, दो अपने इंसाइजर्स हैं, एक अपना कैनाइन है, दो अपने प्री मोलर्स हैं और तीन अपने मोलर्स हैं जो कि एडल्ट के टीथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। A cartilaginous flap called epiglottis prevents the entry of food into the glottis opening of the windpipe during swallowing. अब जो अपनी माउथ की ओपनिंग है और जो अपनी नेजल कैविटी वाली ओपनिंग पीछे जाके जो होती है वो एक कॉमन ओपनिंग में जाके मिलती है जिसको हमने फेरिंक्स कहा था। अब हमें अपनी विंड पाइप को प्रोटेक्ट करना है ताकि उसमें फूड ना जाए, क्योंकि अगर फूड चला गया विंड पाइप ब्लॉक हो जाएगी और बंदे की डेथ भी हो सकती है क्योंकि उसको एयर नहीं मिलेगी। तो उससे ही प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी एक ये हमने ध्यान रखना है, इट इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप विच इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। तो वो इसको ऐसे कवर कर लेता है ताकि जब हम फूड खाएं तो फूड अपना विंड पाइप में ना जाए। उसके बाद द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस का एपिग्लॉटिस का मीनिंग क्या हुआ? ग्लॉटिस वर्ड का मीनिंग बेसिकली होता है ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप। तो ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप को हम ग्लॉटिस से वर्ड से बताते हैं। अब एपिग्लॉटिस का मतलब क्या हुआ कि एक फ्लैप होगा जो कि ग्लॉटिस के ऊपर होगा। एपी रिप्रेजेंट्स अप, तो ये हो गया एपिग्लॉटिस वर्ड का मीनिंग। द ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब which extends posteriorly passing through the neck। मतलब कि ये पिछली साइड से पास करती है, posterior मतलब बैक साइड, through the neck, thorax and the diaphragm and leads to the J-shaped bag called the stomach। अब ईसोफेगस हमारी पास करती है नेक, थॉरेक्स और डायफ्राम से और ये एंड हो जाती है अपने जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टमक। अब जो भी ऑर्गन्स है उनकी हमें कई ऑर्गन्स की हमें शेप दी हुई है तो हमें याद रखना चाहिए। स्टमक की हमें जे शेप बैग दिया गया है तो हमें ये याद होना चाहिए। अब स्टमक है मस्कुलर स्फिंक्टर gastroesophageal regulates the opening of the esophagus into the stomach। अब एक स्फिंक्टर है जो कि अपने ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस और स्टमक को कंट्रोल करता है कि स्टमक का कंटेंट ईसोफेगस के से पास ना हो। तो एक स्फिंक्टर अपना जिसको हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। हमें इसके वर्ड से भी समझ आ रहा है, गैस्ट्रो मीन्स हमारे स्टमक को रिप्रेजेंट कर रहा और ईसोफेजियल मतलब ईसोफेगस। तो अपने स्टमक और ईसोफेजियल के बीच में एक स्फिंक्टर है जो रेगुलेट करता है passing of the substances। The stomach is located in the upper left portion of the abdominal cavity। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा स्टमक अपर लेफ्ट पोर्शन में प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो स्टेटमेंट चेंज करके आपको अपर राइट दे सकता है और ये ट्रू फॉल्स में भी बन सकता है। तो अपने स्टमक के बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं। कार्डियक पोर्शन विच into which esophagus opens, a fundic region, and a pyloric portion which opens into the first part of the small intestine। तो इसको हम डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। तो पहले हमने पढ़ा कि स्टमक के तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है अपना कार्डियक पोर्शन। कार्डियक पोर्शन वो था जिसमें ईसोफेगस ओपन होती है। तो इसमें दिख भी रहा है कि जहाँ पे ईसोफेगस ओपन हो रही है स्टमक के अंदर वहाँ पे कार्डियक पोर्शन रिप्रेजेंट किया गया है। एक होता है फंडस रीजन जो कि स्टमक की ऊपर वाली साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक होता है अपना पायोलरिक पोर्शन जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और पायोलरिक पोर्शन के बाद ही अपना स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है। उसके बाद हमें स्मॉल इंटेस्टाइन दिया हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू थ्री रीजन्स। अब हमें एक और शेप आ गई, सी शेप ड्यूडेनम, a long coiled middle portion of jejunum and a highly coiled ileum। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पोर्शन हैं। पहला है सी शेप ड्यूडेनम,
फिर आता है अपना जेजुनम और फिर आता है हमारा हाईली कॉइल्ड इलियम। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय पायोलरिक स्फिंक्टर। हमने पढ़ा था ईसोफेगस और स्टमक की ओपनिंग भी एक स्फिंक्टर से गार्डेड होती है जिसका नाम था गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अब अपने स्टमक की एंडिंग और स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग भी एक स्फिंक्टर से गार्डेड होती है जिसको हम कहते हैं पायोलरिक स्फिंक्टर। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब इलियम अपना लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो जाता है। अब हमें लार्ज इंटेस्टाइन के भी फर्दर पार्ट्स दिए गए हैं जैसे सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। अब अपने लेक्चर 1 में हमने उस डायग्राम में भी सारे पार्ट्स देख लिए थे। Cecum is a small blind sac which hosts some symbiotic microorganism। अब ब्लाइंड सैक का क्या मतलब हुआ? ब्लाइंड सैक मतलब ये एक ही तरफ से ओपन है और दूसरी तरफ से क्लोज है, तो ये ब्लाइंड सैक का बेसिक मीनिंग यही होता है। Cecum hosts some symbiotic microorganisms। A narrow finger-like tubular projection, the veriform appendix, which is a vestigial organ, arises from the cecum। अब सीकम की एक एक्सटेंशन आप मान सकते हो वो है अपनी वेरिफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या है कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका कोई पर्पस नहीं होता हमारी बॉडी में। पहले वाले एनिमल्स में उनका कोई फंक्शन था लेकिन हमारी बॉडी में उनका कोई खास फंक्शन नहीं है, तो उन्हीं को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। और अगर हम वेस्टिजियल ऑर्गन को निकाल भी दें तो उससे हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वेरिफॉर्म अपेंडिक्स भी हमारी एक वेस्टिजियल ऑर्गन। द सीकम ओपन्स इनटू द कोलोन। द कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स थे, पहला पार्ट था सीकम, दूसरा पार्ट आता है अपना कोलोन। कोलोन को भी हमने 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। एक होता है असेंडिंग कोलोन, एक होता है ट्रांसफर और एक होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब कि ऊपर वाली साइड जाएगा, ट्रांसवर्स मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल जाएगा और डिसेंडिंग मतलब नीचे को आएगा। तो ये अपने 3 पार्ट्स ऑफ कोलोन हो गए। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम व्हिच ओपन्स आउट थ्रू द एनस। अब डिसेंडिंग पार्ट अपना रेक्टम में ओपन होगा जो कि बाहर चला जाएगा एनस। और एनस अपनी पोस्टीरियर ओपनिंग थी अपने एलिमेंट्री कैनाल की, जहाँ पे एंड भी हो जाती है अपनी एलिमेंट्री कैनाल। अब इसको हम डायग्राम से फिर से देखेंगे जो कि हमने लेक्चर 1 में भी देखा है। तो ये रहा वो डायग्राम, नहीं इसी पेज में। तो ये था वो डायग्राम, इसमें आप देख सकते हो पहले तो ये रहा अपना ईसोफेगस और ये रहा अपना ट्रेकिया। तो ट्रेकिया को एपिग्लॉटिस कवर करता है ताकि उसमें कोई फूड ना जाए, और ईसोफेगस से अपना फूड स्टमक में चला जाता है। अब स्टमक हमने पढ़ा था इट इज जे शेप, तो जे शेप आप देख भी सकते हो कि ये जे शेप जैसा लगता है। तो इसमें हमारी जो ये वाली ओपनिंग होगी, ये वाली, इट इज बेसिकली गार्डेड बाय गैस्ट्रिक ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ताकि अपना फूड वापस पीछे को ना चला जाए। तो ये रहा स्टमक। स्टमक का ये वाला पोर्शन हमने पढ़ा था कार्डिएक, जहाँ पे अपने ईसोफेगस ओपन होते हैं। ये वाला रीजन था अपना फंडिक, ये वाला रीजन था अपना पायोलरिक। तो अपना स्टमक अब खुलता है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग और स्मॉल और स्टमक की एंडिंग पे भी एक स्फिंक्टर था जिसको हमने कहा था पायोलरिक स्फिंक्टर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम हमने पढ़ा था इट इज अ सी शेप्ड स्ट्रक्चर, हमें दिख भी रहा है कि एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। उसके बाद था जेजुनम और लास्ट था अपना हाईली कॉइल्ड इलियम। तो इलियम बहुत हाईली कॉइल्ड होता है। उसके बाद अपना लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में हमने पहले पढ़ा था सीकम। सीकम एक ब्लाइंड सैक था जो कि कुछ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स को कैरी करता है। उसी की एक एक्सटेंशन हमने पढ़ी थी वेरिफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। उसके बाद हमने कोलोन पढ़ा था। कोलोन के अपने 3 पार्ट्स थे, एक था असेंडिंग कोलोन, एक था ट्रांसवर्स कोलोन और एक था डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन ये हमें दिख रहा है,
ये ऊपर को असेंड कर रहा है इसलिए असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है, और तीसरा था अपना डिसेंडिंग कोलॉन। उसके बाद अपना रेक्टम आ जाता है और उसके बाद अपना एनस जो कि पोस्टीरियरली ओपन हो जाती है। तो इस डायग्राम से हमने सारी चीजें कवर कर ली जो हमने पहले पढ़ी थी उस पैराग्राफ में। तो इस वीडियो में इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम अपने वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे।